हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अभ्यास बैच डे 9। और आज के दिन हम बात करेंगे AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। थोड़ी सी ख़राब है, ज़्यादा नहीं है। बट इसीलिए ज़्यादा हाई पिच पे शायद मैं बात आज नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, सो कोऑपरेट करिएगा। बार बार वही वही चीज़ें मत पूछना। ठीक है। सो आज हम AS15 पढ़ेंगे। आज हम AS15 पढ़ेंगे। ठीक है। और कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं। AS15 का एक क्विक रिवीजन करेंगे। काइंड ऑफ स्क्रिबल रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि मस्ट डू क्वेश्चंस का पार्ट 2 मैंने लिंक में डाल दिया है। सर कौन सा लिंक, क्या बात करते हो यार। नवा दिन है आज और लिंक की बात पूछते हो, कहाँ है कौन सा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पार्ट 2 में अप्रॉक्स 41 क्वेश्चंस कवर हैं, 61 से लेकर। क्योंकि पार्ट 1 में 1 से लेकर 60 थे। पार्ट 2 में 41 क्वेश्चंस कवर हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3। मुझे लगता है उसमें 50 एक क्वेश्चंस और आ जाएंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। शर्ट की तारीफ हो रही है, क्या बात है। चलिए, शुरू करते हैं। तो ये मैंने नोट्स डाल दिए थे। आप लोगों ने नोट्स आई होप डाउनलोड कर लिए होंगे, कर लिए थे ना। हाँ। तो सर एक बार वापस से दिखा देता हूँ मैं। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। AS19, AS20, AS11, ब्रांच, अमेलगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो। आज हम करने वाले हैं AS15। आज हम करने वाले AS15 के रैपिड रिवीजन के 2 लेक्चर्स थे। आई होप आपने उसमें से अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। फिर भी मैं एक बहुत ही क्विक रिवीजन में आपके साथ करूंगा। AS15 का आई थिंक एक चार्ट रिवीजन भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो जो रिसोर्सेस आप यूज़ कर सकते हो वो ज़रूर अच्छे से यूज़ करिए। तो AS15 का ना एक मुझे देखना पड़ेगा। AS15 जय चावला का हाँ अवेलेबल है, ये देखो। ये देखो, AS15 जय चावला आपका तकरीबन 30 मिनट्स का एक रिवीजन अवेलेबल है। 30 मिनट्स का मतलब अगर उसको आप स्पीड में देखोगे तो ऑफकोर्स आप उसको 20 मिनट 22 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हो। 25 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये है, बिल्कुल अवेलेबल है। आप इसको भी देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। 25 मिनट्स में आपका रिवाइज हो जाएगा। सो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, मतलब एक सब इसका आराम से मिल जाएगा ये। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सर। सबसे पहले बात करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं, फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं। आज मेरे तरफ से जोश की कमी हो सकती है, बिकॉज थोड़ा सा तबीयत खराब है। ठीक है ना, वीकनेस है। तो इस वजह से प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत करना, बियर करना चीज़ों को। सबसे पहले AS15 के टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स कितने होते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ठीक है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयड्स, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं। पेबल विद इन 12 मंथ्स। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं। पेबल आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद पेबल होते हैं। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं। पेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स। टर्मिनेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं। टर्मिनेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं। पेबल ऑन अर्ली टर्मिनेशन, मतलब रिटायरमेंट से पहले ही आपको टर्मिनेट कर दिया गया, कंपनी से निकाल दिया गया और आपको कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं। बेसिकली ये कॉम्पनसेशन के फॉर्म में होते हैं। कॉम्पनसेशन के फॉर्म में होते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो यहां आ गए आपके सैलरी, वेजेस,
ओवर टाइम ओटी, ये आ गए आपके ग्रेचुटी, पीएफ, पेंशन, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोनस, अलाउंसेस, अगर अलाउंसेस लॉन्ग टर्म नेचर के हैं तो, और कॉम्पनसेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो ये होते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमने देखा था, यहां पर डिस्काउंटिंग नहीं होती है, नो डिस्काउंटिंग होती है क्या? नहीं होती है, डिस्काउंटिंग नहीं होती है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट सब सिंपल होते हैं, बस इसमें हमने मेजर जो देखा था वो देखा था हमने शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड, कॉम्पनसेटेड एब्सेंस। टेंशन मतलब मैं थोड़ा सा हाई फाई नाम यूज कर रहा हूं इसको, लीव, लीव वाला, लीव इनकैशमेंट्स, लीव कॉम्पनसेशंस, लीव कॉम्पनसेशन। तो शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस हमने देखा था। शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस का मतलब क्या होता है? छुट्टियां अलाउड होती हैं आपको, अनयूज्ड हॉलीडेज, बेसिकली इसमें होता है अनयूज्ड लीव्स। अनयूज्ड लीव्स का या तो कैश कॉम्पनसेशन मिलता है, कैश कॉम्पनसेशन, या तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव्स टू नेक्स्ट पीरियड, ये होता है टू नेक्स्ट पीरियड, ऐसा कुछ होता है। याद आ रहा है आपको? ठीक है ना, मुझे प्लीज रिप्लाई करते जाइएगा। तो अनयूज्ड लीव्स, अनयूज्ड लीव मतलब जो छुट्टियां आपको अलाउड है कि आप कर सकते हो, छुट्टी कर सकते हो, सैलरी नहीं कटेगी, ठीक है ना, पर आपने छुट्टी पे भी काम किया, आप इतने वर्कोहॉलिक हो कि आपने छुट्टी पे भी काम किया, कोई बात नहीं, उसके बदले हम आपको कैश कॉम्पनसेशन देंगे या फिर आपकी छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट पीरियड में। तो कुल मिला के लीव्स का फंडा क्या होता है? लीव्स होती हैं दो टाइप की, एक होती है एक्यूमुलेटिंग, एक होती है नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक होती है एक्यूमुलेटिंग, एक होती है नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग, नॉन एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग मतलब अगर आपकी अनयूज्ड लीव्स हैं, अनयूज्ड लीव्स अगर आपकी हैं तो नो कैश कॉम्पनसेशन, नो कैश कॉम्पनसेशन। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर बोल रहा है मैं तुम्हें कोई कैश कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा, नो कैरी फॉरवर्ड, नो कैरी फॉरवर्ड, इसीलिए नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता इनका, इनका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। जब एम्प्लॉयर कोई कैश में कॉम्पनसेशन नहीं देगा, मान लो करंट मंथ में तुम्हें 2 छुट्टी एक्स्ट्रा अलाउड है, छुट्टी करोगे सैलरी नहीं कटेगा, और तुमने जो 2 छुट्टी पे काम किया, मेरे पास आए, तुमने बोला सर कैश कॉम्पनसेशन दे दो, कैरी फॉरवर्ड करवा दो, मैंने हट भग बे, नहीं करूंगा, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं। एक्यूमुलेटिंग हॉलीडेज, एक्यूमुलेटिंग लीव्स, एक्यूमुलेटिंग लीव्स भी दो टाइप की होती है, एक्यूमुलेटिंग दो टाइप की होती है, ठीक है ना। एक आपको मिलेगा कैश, कैश कॉम्पनसेशन, यहां होता है कैरी फॉरवर्ड लीव्स, कैरी फॉरवर्ड लीव्स, इसको बोलते हैं वेस्टेड, इसको बोलते हैं अनवेस्टेड। तो यहां पर कहा गया, बस जितना बताऊं उतना याद रखना, यहां पर कहा गया है 100% ऑफ अनयूज्ड, 100% एक्सपेंस, 100% expense to be recognized for cash compensation for unused leaves। ठीक है ना, अगर आप सामने वाले को कैश कॉम्पनसेशन देते हो, ठीक है ना, जैसे 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 तुम्हारी सैलरी है, एनुअल सैलरी है 12 लाख, एनुअल सैलरी है 12 लाख, ठीक है ना, वर्किंग डेज, वर्किंग डेज है 300, तो बताओ पर डे क्या हो गया, पर डे सैलरी क्या हो गया, 12 डिवाइड बाय 300, कितनी हो गई, 4000। अब तुम्हारे करंट ईयर में अनयूज्ड लीव्स या लीव्स अलाउड, लीव्स तुम्हें अलाउड थी 20, अनयूज्ड हो गई 5, तो तुम्हें 5 का कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा। तो
कॉम्पनसेशन कितना बनता है? 4,000 इंटू 5 कितना होता है? 20,000। क्या एंट्री करूंगा मैं पास? क्या एंट्री पास करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट 12,20,000। भाई 12 लाख तो सैलरी दूंगा और 20,000 का कैश कॉम्पनसेशन दूंगा टू पेबल 1220। इस तरीके से बोलो, आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, आया समझ में कि नहीं? जबकि अगर कैरी फॉरवर्ड लीव्स अलाउड है कि भाई मैं तुम्हारी लीव्स को आगे बढ़ा देता हूं, तुम आगे छुट्टियां कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर प्रोविजन शैल बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन estimation of unused leaves to be utilized कितनी तुम आगे चल के छुट्टियां यूटिलाइज करोगे उसके हिसाब से मैं यहां पर एस्टिमेशन बेसिस पे प्रोविजन बनाऊंगा। ठीक है ना? कैसे वही मान लो सैलरी है तुम्हारी 12 लाख पर एनम, ठीक है ना? पर डे सैलरी तुम्हारी हो गई 4,000, ठीक है? अच्छा, लीव्स अलाउड 20, अनयूज्ड लीव्स 5। मैं आगे बोल रहा हूं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट only 3 will be utilized in next year, rest will be lapsed। बाकी लैप्स हो जाएगी, बस 3 ही वो होगी। तो इसके हिसाब से खर्चा कितना होता है? 4,000 इंटू 3 कितना? 12,000। एंट्री क्या पास करूंगा? एंट्री पास करूंगा सैलरी 12,12,000 टू पेबल। या अगर कैश में पे कर दोगे तुम, तो कैश में तो तुम 12 लाख ही पे करोगे क्योंकि छुट्टियों के बदले छुट्टियां अलाउड है, और बाकी का पेबल अगले साल सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा 12,000। ये नेक्स्ट ईयर की सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर की सैलरी में एडजस्ट होगा। ऐसा कुछ आया समझ में? तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, याद रखोगे नालायक को इतना। तो ये था तुम्हारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। फिर सेकंड हमने पढ़ा था पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है? अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ही होता है, चाहे वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो चाहे वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ही होता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, टाइप्स। पहला होता है डीसीपी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, और दूसरा होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान डीबीपी। दोनों में फर्क क्या होता है? बेसिकली डीसीपी में जो भी इंप्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा फिक्स होगा, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फिक्स है, लास्ट में इंप्लॉय को कितना पैसा मिलेगा वो मुझे मतलब नहीं है। डीबीपी मतलब लास्ट में इंप्लॉय को हम कितना अमाउंट फाइनल देंगे बेनिफिट का वो फिक्स है, उसके लिए हर साल हमें कितना कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा वो फिक्स नहीं है, ठीक है? तो यहां पर अगर मैं डीसीपी की बात करूं तो डीसीपी में सिंपल होता है ईयर वाइज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। मतलब जो भी इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वो ईयर वाइज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दो, ठीक है ना? बोलो बोलो बोलो, उसका अमाउंट फिक्स है कि मुझे कितना कितना कंट्रीब्यूट करना है, जैसे ईपीएफ। अब अपन बात करें डीबीपी, अब बात करें अपन डीबीपी बहुत जबरदस्त है। डीबीपी हमें क्या लगता है? डीबीपी में हमें पहले तो एक्चुअल अजम्पशंस लगते हैं। अगर तुमसे ये कहा जाए
कि एक्चुअल अजम्पशन कितने टाइप के होते हैं, तो सामने वाले को बताना कि दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डेमोग्राफिक, कौन से होते हैं, डेमोग्राफिक, और एक होते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल अजम्पशंस और डेमोग्राफिक। फाइनेंशियल अजम्पशंस में डिस्काउंटिंग रेट, सैलरी का इंक्रीज रेट, ये सब होता है, ठीक है ना। और डेमोग्राफिक में कितने इंप्लॉइज जाएंगे छोड़ के, कितनों की मृत्यु हो जाएगी जिनको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। एक्चुअल अजम्पशंस वगैरह लगते हैं, ठीक है ना। चलो अभी ना मेन मुद्दे वाली बात है तुम्हारी डीबीपी। डीबीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीबीपी की अकाउंटिंग क्या होगी? डीबीपी की अकाउंटिंग में दो चीजें आती हैं, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी, एक होता है प्लान असेट। दोनों का फंडा क्या है? फंडा ये है कि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी क्या होती है कि हम इंप्लॉय के लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, हम इंप्लॉय के लिए अभी से ही एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और प्लान एसेट का मतलब, प्लान एसेट मतलब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोविजन तो क्रिएट कर रहे हैं पर हम हर साल एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा कहीं पर फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब इंप्लॉय रिटायर होगा, जब उसको बेनिफिट पे करना होगा, तो हम प्लान एसेट को सेल करके उसको बेनिफिट पे कर देंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को कैसे करते हैं? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करोगे? कैलकुलेट टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट। आप टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट निकालते हो कि भाई उसकी सैलरी कितनी है, लास्ट ऑन सैलरी कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय उसको कितना परसेंटेज ऑफ द बेनिफिट मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, वगैरह वगैरह। फिर आप उसको क्या करते हो? स्टेप नंबर 2, आपका जो टोटल एक्सपेंस आया, टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट आया, आप उसको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ ईयर्स में, तो आप उसको करते हो अलोकेटेड बेनिफिट्स पर ईयर। आप पर ईयर उसको बेनिफिट्स को अलोकेट करते हो। फिर आप क्या करते हो? फिर आप करते हो सी कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट निकालते हो। क्या करते हो? करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट के लिए क्या करते हो? उल्टा डिस्काउंटिंग। उल्टा डिस्काउंटिंग समझ गए होंगे तुम लोग? उल्टा डिस्काउंटिंग, उल्टा डिस्काउंटिंग करंट सर्विस कॉस्ट में क्या करते हैं? उल्टा डिस्काउंटिंग करते हैं। मेरे भाइयों बहनों समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करते हो? स्टेप नंबर 4 में इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हो। इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हो, ठीक है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हो। फिर एंट्री क्या करते हो? एंट्री करते हो करंट सर्विस कॉस्ट, जो कि तुम्हारा पीएनएल में जाता है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट, जो कि तुम्हारा पीएनएल में जाता है, और फिर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी। इस तरीके से तुम एंट्री पास करते हो, ठीक है। ये खर्चा होता है। सर इसके अंदर और क्या आता है? डीबीओ लाइबिलिटी के अंदर और क्या आता है? डीबीओ लाइबिलिटी के अंदर एक और चीज आती है, पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये भी एक तरीके से एक्सपेंस है। सर ये कब आता है? पास्ट सर्विस कॉस्ट आता है मॉडिफिकेशन के कारण, मॉडिफिकेशन इन डिफाइंड बेनिफिट इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो मॉडिफिकेशन इन डिफाइंड बेनिफिट इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के फेवर में तो मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या मिलेगा? तुम्हें उससे दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगी रिकॉग्नाइज्ड, सॉरी, अमोटाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, जो कि इमीडिएटली पीएनएल में जाएगा, और एक होता है अनअमोटाइज्ड सर्विस कॉस्ट, ठीक है ना, जिसको तुम डेफर्ड एंड अमोटाइज करते हो, ठीक है। एंट्री क्या करते हो? पास सर्विस कॉस्ट, अनअमोटाइज सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ लाइबिलिटी। तुम्हें ना इसके अमाउंट हमेशा दिए रहेंगे, तो टेंशन मत करना, ठीक है। हाँ, एक और चीज यहां पर दी होती है, कर्टेलमेंट। क्या दिया होता है? कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब क्या होता है? कर्टेलमेंट का मतलब होता है प्लान को कैंसिल करना, प्लान कैंसिलेशन, प्लान कैंसिलेशन एंड पे कॉम्पनसेशन। आप उसमें कॉम्पनसेशन पे कर देते हो, ठीक है ना। प्लान कैंसिल करके कॉम्पनसेशन पे कर सकते हो। अब आप बोले तो नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को, मैं बेनिफिट नहीं दूंगा, मैं कंपनी बंद कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्री बंद कर रहा हूं, मैं यूनिट बंद कर रहा हूं, मैं फैक्ट्री बंद कर रहा हूं, जाओ रे तुम लोग जाओ। तो तुम लोग ऐसे मुझे छोड़ोगे थोड़ी, मुझसे तुम कॉम्पनसेशन लोगे, तो मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन दे रहा हूं। उससे क्या होगा? उससे मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। डीबीओ लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक। अगर मैंने कोई कॉम्पनसेशन दिया, बाकी का मुझे फायदा हो गया, तो मैं बोलूंगा गेन ऑन कर्टेलमेंट। गेन ऑन कर्टेलमेंट ये कहां जाएगा? पीएनएल में।
बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? एक और चीज होती है चेंजेस इन डीबीओ ड्यू टू एक्चुरियल अजम्पशंस। एक्चुरी के अजम्पशन के बदलने के कारण आपकी डीबीओ लायबिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो या तो गेन होता है या तो वो लॉस होता है, तो उसको एंट्री करते हो एक्चुरियल लॉस डेबिट टू डीबीओ लायबिलिटी, या फिर आपकी डीबीओ लायबिलिटी गिर भी सकती है, डीबीओ लायबिलिटी डेबिट टू एक्चुरियल गेन, टू एक्चुरियल गेन, डीबीओ लायबिलिटी डेबिट टू एक्चुरियल गेन, टू एक्चुरियल गेन। बोलो बेटा समझ में आएगी नहीं? बोलो बेटा समझ में आएगी नहीं? इनको कहां डालते हैं? इनको भी पी एंड एल में डालते हैं, इनको भी एक्चुअल गेन लॉस को पी एंड एल में डालते हैं। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो देखो डीबीओ में कितने सारी चीजें हैं, आप तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले डीबीओ निकालने का तरीका 4 स्टेप्स का, एंट्री हो गई। पास सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट में अमोटाइज और अनअमोटाइज सर्विस कॉस्ट, ठीक है ना, अमाउंट दिए होंगे डायरेक्टली, सीधी बात है लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है बिकॉज मॉडिफिकेशन कर रहे हो, एम्प्लॉय के फेवर में कर रहे हो, बेनिफिट उसका बढ़ा रहे हो कुल मिला के। कर्टलमेंट, प्लान गिरा रहे हो, प्लान खत्म कर रहे हो, बेनिफिट गिरा रहे हो और थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन देके बाकी फायदा अपना फायदा कर रहे हो। एक्चुअली के अजम्पशंस बदल गए जिससे हमारी लायबिलिटी बढ़ भी सकती है गिर भी सकती है, एक्चुअल गेन लॉस जो कि पी&एल में जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आपके डीबीओ में थी। अब आपका क्या निकलता है? प्लान एसेट। प्लान एसेट निकलता है, तो प्लान एसेट में क्या क्या जाता है? प्लान एसेट में एक होता है आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, इसको कुल मिला के कुछ नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो एंट्री करते हो प्लान एसेट टू बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गई तुम्हारी पहली बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात तुम्हें बेनिफिट्स को पे करना है। अच्छा लास्ट में मैंने बेनिफिट्स को पे करवाई नहीं, यहां पर बेनिफिट्स पेड, अगर तुम बेनिफिट्स पे करोगे तो एंट्री क्या करोगे? डीबीओ लायबिलिटी टू बैंक, डीबीओ लायबिलिटी टू बैंक, बेनिफिट्स पे कर दोगे। अब ये बेनिफिट्स पे करने के लिए क्या करोगे? तुम प्लान एसेट को बेचोगे, तुम प्लान एसेट को क्या करोगे? बेचोगे। तो विड्रॉल फ्रॉम प्लान एसेट, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट। अब यहां पर तुम प्रॉफिट लॉस यहां पर बुक नहीं करोगे, हालांकि बेचने पर तुम्हें प्रॉफिट लॉस हो सकता है, पर यहां बुक नहीं करोगे, तुम बुक अलग से करोगे। रिकॉग्नाइज, हम प्लान एसेट के ऊपर क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट, तुम अलग से इस पे इनकम बुक करोगे प्लान एसेट पे। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कौन सी चीजों से बनता है? इंटरेस्ट इनकम प्लस कैपिटल गेन, ठीक है ना, माइनस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल। तो कुल मिला के रिटर्न के अंदर सब आ गया, जो मुझे रेगुलर नेचर की इनकम होगी, जो मेरे को बेचने पर पैसा मिलेगा, जो फायदा होगा, नहीं बेचूंगा तो भी मुझे फायदा होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ेगा, और बेचने पर जो भी मेरा खर्चा होता है वो सब मिलाकर एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न तुम्हें हमेशा परसेंटेज में दिया होगा, तुम्हें परसेंटेज पे दिया होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एंट्री क्या करोगे? प्लान असेट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये भी तुम्हारा पी&एल में जाएगा। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है और जो यहां तुमने इंटरेस्ट कॉस्ट निकाला है, दोनों नेट ऑफ करके नेट दिखेगा पी&एल में, फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद चौथा क्लोजिंग बैलेंस मेजर एट फेयर वैल्यू, तुम्हें फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। फेयर वैल्यू तुम्हें गिवन इन क्वेश्चन में हमेशा दी होगी, बिल्कुल तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत करना, तुम्हें लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फेयर वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी होगी। अब क्या होगा? अब पांचवा, एनी डिफरेंस इन प्लान एसेट अकाउंट, उसको क्या मानोगे? डिफरेंस को क्या मानोगे? एक्चुअल गेन ऑब्लिक लॉस, एक्चुअल गेन लॉस हो जाएगा जो तुम्हारे पी&एल में जाएगा। प्लान एसेट की वैल्यू बढ़ भी रही है, प्लान एसेट की वैल्यू गिर भी रही है। मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना, ये समझ में आएगी नहीं? तो इस तरीके से तुम्हारा प्लान एसेट का फंडा चलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टर्मिनेशन बेनिफिट्स।
क्या बोला मैंने? टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट्स का क्या करोगे? व्हेन टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर अनाउंस्ड, जब अनाउंस किए गए, अनाउंस्ड, नॉट येट पेड, तो आप उसको रिकॉर्ड ऑन अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड ऑन अनाउंसमेंट डेट, अनाउंसमेंट डेट पर रिकॉर्ड करोगे ऑन अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस, ठीक है ना? क्या एंट्री पास करोगे? टर्मिनेशन बेनिफिट एक्सपेंस, ये जाएगा पी एंड एल टू पेबल, ठीक है ना? और पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। गाइस दिस वाज योर AS 15 का एक क्विक रिवीजन, स्क्रिबल फॉर्म में बोल दो या कैसे भी बोल दो, ठीक है? अब हम बात करेंगे, अब बात करेंगे किसकी? AS 15 की। मैंने ये मस्ट डू क्वेश्चन का पार्ट 2 दिया है, मैं फिर से बता देता हूं। पार्ट 1 अपना, उस पार्ट 1 में AS 15 नहीं था। पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 ये था। तो पार्ट 1 में ये सारी चीजें थी। पार्ट 1 में से हमारा अभी तक फिलहाल बायबैक और रिकंस्ट्रक्शन, ये 2 चैप्टर अभी बचे हुए, बाकी सब कुछ कवर हो गया पार्ट 1 में से। अब पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स। करवाऊं क्या क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन है। पहले मुझे सबसे पहले देख के बताओ, कुछ आरआर में मैंने करवाए होंगे अगर, तो मुझे बता दो, या मैं करवाऊं लूं फिर से, पूरे पूरे करवा लूं। मुझे ध्यान नहीं है कि आरआर में कौन से थे। सो वन 62 63 क्या बोल रहा है भाई? 61 62 61 नंबर आरआर में है सर। तो 61 अगर आरआर में है तो मैं नहीं करवाऊं? 61 आरआर में है, 61 आरआर में है पक्का? 62 अच्छा, 61 में ना एक प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। 61 में एक प्रॉब्लम है, मैं रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। 61 में एक प्रॉब्लम है। देखो, एक एम्प्लॉय है रोशन, जिसने कंपनी को ज्वाइन किया है 2011 में। 2011 में मैं 61 को जानबूझ के फिर से डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, एक पॉइंट में प्रॉब्लम है। रोशन जिसने कंपनी को ज्वाइन किया 2011 में, एनुअल इमोल्यूमेंट्स ऑफ रोशन एज डिसाइडेड इज 1490 210। तो भैया ये एनुअल इमोल्यूमेंट्स मतलब क्या हुआ? 1490 210, बेसिकली ये आपका सैलरी है, ये सैलरी है रोशन का, जो 2011 में डिसाइड हुआ। नाउ the company also has a policy of giving a lump sum payment of 25% of the last drawn annual salary, last drawn annual salary, last drawn annual salary। एक सेकेंड ना, of the employee for each completed year of service, last drawn annual salary, lump sum payment of 25% of the last drawn annual salary for each completed year of service if this employee retires after completing minimum 5 years of service, the salary of the Roshan is expected to grow 10% per annum। ठीक है, कंपनी हैज इंडक्टेड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 2011 के बिगिनिंग में किया, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीट द मिनिमम 5 year टर्म बिफोर रिटायरिंग, thus he will get 5 yearly increment। अब होता क्या है? 5 yearly increment, यहां साफ साफ लिखा हुआ है he will get 5 yearly increment, ये लिखा हुआ है साफ साफ, he will get 5 yearly increment। इस वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि रोशन की सैलरी करंट ईयर के एंड पे इंक्रीज हुई, फिर सेकेंड ईयर के एंड पे, फिर थर्ड ईयर के एंड पे, फिर फोर्थ ईयर के एंड पे, फिर फिफ्थ ईयर के एंड पे।
तो इसीलिए 5 बार 10-10% बढ़ाया। पर अगर यहां पर यह पॉइंट नहीं लिखा होता, अगर यह पॉइंट यहां पर नहीं लिखा होता कि ही विल गेट 5 ईयरली इंक्रीमेंट, तो हम ये मानते कि जो ये 10% इंक्रीज हो रहा है वो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में हो रहा है, थर्ड ईयर का बिगिनिंग, फोर्थ ईयर का बिगिनिंग, फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग। मतलब ये नहीं होता, सिर्फ यहां तक होता, यहां तक होता। आ रही मेरी बात समझ में क्या? सेकेंड ईयर का बिगनिंग, थर्ड ईयर का बिगनिंग, फोर्थ ईयर का बिगनिंग, फिफ्थ ईयर का बिगनिंग, वो तो क्वेश्चन में लिखा है कि 5 ईयर का इंक्रीमेंट मिलेगा, इस वजह से हमने किया। अगर उसको क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो हम मान लेते कि इंक्रीमेंट सेकेंड ईयर के बिगिनिंग से होता। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो, इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो, we can assume that increment is done in beginning of next year। वो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जाएगा। बताओ जी, ये बात किसी को समझ में आई? अब तुम क्या करोगे? यहां पर वो 5 साल का इंक्रीमेंट बोल रहा है, तो 1490 में 5 बार का इंक्रीमेंट करो। अब मैंने आरआर में करवाया है ना, अब तो मैं नहीं करूंगा रिकॉर्ड। बोलो जी, अब तो कुछ नहीं करूं ना, अब तो नहीं करूं ना, आरआर में करवा लिया है। अब मुझे बता 62, मुझे बताओ 62 का क्या है? 62 का क्या सीन है? ये भी हो गया, पर मुझे इस पे बात करनी है 62 पे, मुझे 62 पे भी बात करनी है, 62 पे बात करनी है। ध्यान से देखो, आपका फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट ओपनिंग कितना है? 1 लाख। 30 सितंबर को आपने बेनिफिट्स पे किए और कंट्रीब्यूशन डाला, मिड में डाला, तो मिड के हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन ये आरआर में करवाया हुआ है, आरआर में मैंने आपको मिड के हिसाब से करवाया हुआ है। फिर 31 मार्च को प्लान एसेट की फेयर वैल्यू इतनी हो गई, बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वो ठीक है, एक्चुअल लॉस ऑन ऑब्लिगेशन वो ठीक है, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो है ये केस 1 है, जहां तुम 6 मंथ के हिसाब से भी इंटरेस्ट निकाल रहे थे। पर अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं केस 2। केस 2 में हम बोल रहे हैं अज्यूम कंट्रीब्यूशन मेड and benefits paid on last day of year। अगर ये लिखा आ गया, मेरे साथ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? मेरे साथ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? बोलो जी, contribution made and benefits paid on the last day of the year। अच्छा, ये भी केस मैंने करवाया था क्या? लास्ट डे बिगिनिंग ये करवाया था क्या? चलो अभी अभी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? फिर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ओनली ऑन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10.25, 1 लाख 10.25, 10 250, 10 250। तो क्या करेंगे? हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट,
अच्छा, स्टेटमेंट क्यों बना रहा हूं? क्योंकि अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, तो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स अमाउंट क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट 1 लाख प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 to 50 प्लस कंट्रीब्यूशन प्लस कंट्रीब्यूशन प्लस कंट्रीब्यूशन प्लस कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है जी? कंट्रीब्यूशन कितना है? 49। कंट्रीब्यूशन कितना है? 49 माइनस 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 बेनिफिट्स पेड। बेनिफिट्स पेड कितना? 19,000। ठीक है, तो यह क्या आ रहा है? कैरिंग अमाउंट। पहले कैरिंग अमाउंट निकालो। 1,10,000 10 to 50 49 माइनस 19, ये हो गया 140 250 140 250। जबकि फेयर वैल्यू क्लोजिंग फेयर वैल्यू कितना है? 150। तो बताओ क्या मिला आपको? मिला एक्चुअल गेन मिला, वैल्यू बढ़ गई ना 9750। फिर वो आपको बोलेगा निकालो आप एक्चुअल रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस एक्चुअल गेन माइनस एक्चुअल लॉस। एक्चुअल गेन लॉस किसका? ऑन प्लान असेट। याद रखना, अभी रिवीजन करवाया था। एक्चुअल गेन लॉस दो होते हैं, एक डीबीओ का होता है और एक प्लान असेट का होता है। आपको सिर्फ प्लान असेट का लेना है। ठीक है, तो 10 to 50 प्लस 9750 20,000। ठीक है, समझ गए? ये था सेकंड केस। थर्ड केस क्या करोगे? केस 3 में क्या करोगे? केस 3 करवाऊं कि आरआर में करवा दिया था? केस 3 में ये बोलना चाहता हूं, अज्यूम कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स ऑन बिगिनिंग ऑफ ईयर। अज्यूम कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स ऑन बिगिनिंग ऑफ द ईयर के बिगिनिंग में कर दिया। सर अगर 9th मंथ पे कंट्रीब्यूशन हो, बेटा तुम मुझसे 100 क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर अगर फर्स्ट मंथ के एंड में हो, सर सेकंड मंथ के मिड में हो, सर थर्ड मंथ के एंड में हो, सर फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सेवेंथ में हो, एट्थ में हो, 9th में हो, 10th के हो, सर 13 जून को कंट्रीब्यूशन हो, तब ठीक नहीं है मेरी, नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, फालतू का दिमाग मत चलाओ, नहीं आएगा क्वेश्चन, बिकॉज वो पूरी वर्किंग एक्सेल शीट में होती है, तो नहीं आएगा क्वेश्चन, मत पूछना, बात खत्म। ठीक है, तो यहां पर अगर कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स बिगिनिंग में दे दिया तो बस एक चीज करवाओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न किस पे लगेगा? 1,00,000 का ओपनिंग प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस क्लोजिंग। 130 का 10.25%, 13325। तो इस तरीके से तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा। बाकी तुम लोगों को समझ गए होगे कि क्या करना है, बाकी तुम लोग वही अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो आई होप हो गया है ये क्वेश्चन। 61 हो गया, 62 हो गया, 63। अब बताओ 63 का क्या होगा? 63 का क्या होगा? किस बारे में था? 63 किस बारे में था मैं आपको बता देता हूं। 63 था कर्टेलमेंट के बारे में। कर्टेलमेंट में आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, हो गया है, कर्टेल में लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो वो क्या कर रहा है,
आपकी डीबीओ ऑब्लिगेशन है 6,000, ये 6,000 क्या है, डीबीओ लाइबिलिटी, ये आपका प्लान एसेट है। अनअमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, ये वो है, ये आपका है, ये आपका है, ये वाला अनअमोटाइज सर्विस कॉस्ट। अनअमोटाइज का मतलब ये कि इसका बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस होगा। कर्टलमेंट से ऑब्लिगेशन रिड्यूस हो रही है 600, 10%। तो बेसिकली आप अनअमोटाइज सर्विस कॉस्ट को भी 10% रिड्यूस करोगे, तो आपका डीबीओ लाइबिलिटी 600 से गया, तो इधर आपका अनअमोटाइज्ड सर्विस कॉस्ट भी 180 का 10% जाएगा, मतलब 18। सर प्लान एसेट जाएगा? नहीं, प्लान एसेट नहीं जाएगा, ठीक है। और कुछ बेनिफिट पे कर रहे हैं क्या हम? बेनिफिट पे नहीं कर रहे हैं, तो टू गेन ऑन कर्टेलमेंट, टू गेन ऑन कर्टेलमेंट कितना, 582। मैंने इसमें कुछ और एक्स्ट्रा केसेस बताए थे क्या आरआर के अंदर? मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने आरआर में इसके कुछ मल्टीपल अदर सिचुएशंस डिस्कस की थी कि नहीं की थी? नहीं की थी तो मैं अभी कर लेता हूं, मेरे को बढ़िया एक जानदार सिचुएशन याद आ रही है, और वो ट्रिकी पॉइंट है वो, जैसे पिछली बार ट्रिकी पॉइंट आए थे कुछ 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 कुछ। तो मुझे एक बार बता दो कि मैंने इसके अंदर कुछ 2-4 ट्रिकी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं क्या? नहीं किए? चलो मैं कर लेता हूं फिर डिस्कस आपके साथ, कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 63, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस, कुछ डिफरेंट सिचुएशन के साथ देखो। डीबीओ लाइबिलिटी रिड्यूसेस बाय 600, हां ठीक है, ये वही है गिवन। अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट रिड्यूस बाय 18, ये भी गिवन। मैं इसमें दो चीजें जोड़ रहा हूं। सपोज एंटिटी पेड, सपोज एंटिटी पेड 300 compensation, 300 compensation, and for this purpose amount is realized from plan asset, अमाउंट प्लान एसेट से रियलाइज होगा। शो जर्नल एंट्री एंड रिमेनिंग फिगर्स इन बैलेंस शीट। ये है तुम्हारी सिचुएशन। मैंने सिचुएशन में चेंजेस किए हैं कि हम प्लान को कैंसिल कर रहे हैं और कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे 300 का कॉम्पनसेशन देना है, उसके लिए मैं प्लान एसेट बेचूंगा। मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट। मेरे को पैसे आ गए क्योंकि मैं उनको अब कॉम्पनसेशन दे रहा हूं। अब कॉम्पनसेशन दे रहा हूं तो अब मैं उनको कॉम्पनसेशन दूंगा, तो मेरी डीबीओ लाइबिलिटी 600 से रिड्यूस हो गई। अनअमोटाइज सर्विस कॉस्ट 18 से रिड्यूस हो गया, और मैं उनको कॉम्पनसेशन दे रहा हूं 300 का। अब होगा मेरा गेन ऑन कर्टेलमेंट। $282। अब होगा मेरा गेन ऑन कर्टेलमेंट 282। अब होगा गेन ऑन कर्टेलमेंट 282। 282 गेन ऑन कर्टेलमेंट 282।
ठीक है, आया समझ में? बस अब बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट में क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन, थैंक यू स्मिथ, क्या नाम है, ठीक है, यहां दिखाओगे डीबीओ लाइबिलिटी। अब मुझे बताओ तुम्हारी डीबीओ लाइबिलिटी टोटल कितने की थी, 6,000, 6,000 में से कितने की गई, 600, तो कितनी बची, 5,400 माइनस प्लान असेट, प्लान असेट कितने का था, 5,100, कितने का प्लान असेट तुम्हारा चला गया, 300 का, 4,800 माइनस अनअमोटाइज्ड सर्विस कॉस्ट, पहले कितना बचा था, 180, 18 चला गया कब का, तो बचा 162, ये हो गया 438, ये हो गया 438, ठीक है, ऐसे दिखेगा तुम्हारा बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। बोलो बेटा, समझ में आ गया? तो मैं क्या नया बताया मैंने, ये एंट्री नहीं बताई, और वो जो अपना ये चला गया आपका कॉम्पोजिशन पे किया, और उसको वजह से गेन ऑन कर्टेलमेंट चला गया, ध्यान रखना। अब है बिल्कुल ही आसान चीज, पर जब अगर पढ़ के ना जाओ एग्जाम में आ जाए तो उसी चीज को लेकर फिर अपन बोल थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। 63 हो गया, मुझे बताओ 64 का क्या हुआ, 64 का क्या हुआ मुझे बताओ, 64 का एक बार मुझे बताइए प्लीज, क्या हुआ? गाइस एक सेकंड बस, एक सेकंड ना, हाँ नहीं हुआ है सर आरआर में, ये नहीं हुआ है, तो आ जाओ, अगर ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या था, मैं चेक कर रहा था कि इस बार की जो आरटीपी आई है सितंबर अटेम्प्ट की, उसमें एएस 15 का क्वेश्चन है क्या, क्योंकि एएस 15 का बहुत कम क्वेश्चन है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सितंबर की आरटीपी ना इंस्टीट्यूट बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, जल्दबाजी में बस डाल दिए कुछ भी, क्योंकि इसमें अमेलगमेशन का क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे कहीं अमेलगमेशन नहीं दिखा, मुझे एएस 15 का क्वेश्चन नहीं दिखा इस बार की आरटीपी में, ठीक है, ना अमेलगमेशन दिखा, ना एएस 15 दिखा, ना मुझे कंसोलिडेशन दिखा इस बार की उसमें, ठीक है ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा तो समझ में भी आता है, तो बहुत ही मतलब अजीबोगरीब मुझे सिचुएशन समझ दिखी। चलो, बैलेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ 15, प्लान असेट 10, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन टू प्लान असेट, बेनिफिट्स पेड, ये मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर, एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लान, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट, जर्नलाइज, प्रिपेयर लेजर, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पी एंड एल। चलो सब चीजें करें, सबसे पहले सबसे पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में पहला वर्किंग नोट कौन सा बनाऊं, इसमें पहला वर्किंग नोट बनाऊंगा 6 मंथली एक्सपेक्टेड रिटर्न, 6 मंथली एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एनुअल रेट -1 इंटू 100,
तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एनुअल रेट, अब रेट कितना, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, तो 0.12 बाहर -1 इंटू 100 करो, ये हो गया 5.83%। 5.83, सबसे पहले हमने ये वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, पहला करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है प्लान एसेट का, 10 लाख। ओपनिंग कितना है, 10 लाख। 10 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 12%, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120। इसमें एक और आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन नेट कंट्रीब्यूशन। नेट कंट्रीब्यूशन समझते हो ना, जो कंट्रीब्यूशन किया मिड में और बेनिफिट्स पे किए, तो कंट्रीब्यूशन 150, बेनिफिट्स 240, बल्कि माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। 150 माइनस 240, 150 240, समझ में आ रहा है नेगेटिव क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कम है और बेनिफिट्स का अमाउंट ज्यादा है। इसके ऊपर 5.83%, 150 माइनस 240, 5.83%, 5247, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन है, मतलब प्लान एसेट इससे बढ़ेगा और 250 से प्लान एसेट गिरेगा, ये विड्रॉवल है। तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 114753, 114753, ठीक है। बोलो जी, अब वो क्या बोल रहा है, जर्नलाइज प्रिपेयर लेजर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट P&L। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या होगी, जर्नल एंट्री में मिड ऑफ द ईयर में, यही कौन सा ईयर है, ईयर तो बताया नहीं है, तो सबसे पहले मिड में क्या करेंगे, मिड में प्लान असेट डेबिट टू बैंक 150, 150, अगेन मिड में सॉरी, हाँ सही है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट कितना, 240, ये बेनिफिट्स पे करने के लिए हमने वो किया, क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स पे करने के लिए हमने प्लान एसेट से निकाला। तो बेनिफिट्स पे करने के लिए हमने निकाला, तो डीबीओ लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक 240। सर ये क्या है, अरे भाई प्लान एसेट से पैसा निकाल के डीबीओ पे कर रहे हो ना, क्योंकि वो बेनिफिट्स बोल रहा है, बेनिफिट्स पेड इन द मिड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये तो मिड में हो गया। अब ईयर एंड पे क्या होगा, ईयर एंड पे करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट। करंट सर्विस कॉस्ट कितना, 3 लाख और इंटरेस्ट 2 लाख, 20,000। टू डीबीओ लाइबिलिटी 320, 320। बोलो बेटा क्लियर, ये तो हो गया ईयर एंड पे। ईयर एंड पे एक और चीज, प्लान असेट डेबिट, प्लान असेट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न 114753, 114753 एक्सपेक्टेड रिटर्न। बोलो बेटा क्लियर।
अब ना इसके अंदर दो चीजें और होंगी, एक्चुअल गेन लॉस ऑन डीबीओ और एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान एसेट। इसमें दो चीजें और आएंगी, एक्चुअल गेन लॉस ऑन डीबीओ, एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान एसेट, दो चीजें और आएंगी। तो मैं ये जगह छोड़ देता हूं, मैं जगह छोड़ देता हूं। अब लेजर बनाना है, तो लेजर में डीबीओ लाइबिलिटी अकाउंट, तो भाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 15 lakhs, बाय इंटरेस्ट कॉस्ट कितना 20, बाय करंट सर्विस कॉस्ट 3 lakhs, टू बैंक कितना पे किया 240, बेनिफिट्स पेड, कुछ एम्प्लॉयज रिटायर हो गए होंगे ना। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी 17 लाख, 17 लाख। ठीक है, कोई भी पास सर्विस कॉस्ट नहीं है, कोई भी क्या बोलते हैं कर्टेलमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर 120 आ गया बाय एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस बाय एक्चुअल लॉस। ठीक है, चलो इसकी एंट्री क्या होगी, ऊपर मैंने बोला ना एंट्री छोड़ रहा हूं मैं, एंट्री होगी एक्चुअल लॉस डेबिट टू डीबीओ लाइबिलिटी 120। Alina, I am unable to join live class. Team is also not responding. सर इज विशाल सर लाइव? सुनो मेरी बात, विशाल सर का आज से जो लेक्चर स्टार्ट होने वाले थे, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट सीए फाइनल के क्लासेस का। विशाल सर इज नॉट वेल, शायद उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला होगा या उन्होंने मैसेज सबको बताया होगा। विशाल सर को डेंगू हुआ है पिछले 3 दिन से। सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैसेजेस करवाए गए होंगे, मे भी शायद कुछ बच्चों तक पहुंचे नहीं होंगे मैसेजेस। तो विशाल सर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने फर्दर कोई डेट शायद अनाउंस की होगी। एक बार आप जरूर ये ध्यान रखिएगा और कल तक आपको शायद पता और चल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अब बात करते हैं प्लान असेट। प्लान असेट यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख। ठीक है, टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये काम करो पहले कंट्रीब्यूशन कर लो, टू बैंक 150, बाय बैंक विड्रॉल, प्लान से पैसा निकाला, विड्रॉल 240। ठीक है, और ये क्या है कंट्रीब्यूशन टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, टू एक्सपेक्टेड रिटर्न बेटा, टू एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना 114753, 114753 एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1020, 1020। चलो करें 10 लाख 150 114753 माइनस 240 माइनस 1020 4753 बाय एक्चुअल लॉस 4753 एक्चुअल लॉस आ गया। फिर आप अलग से निकालोगे टोटल एक्चुअल
लॉस। तो यहां हुआ है 120 और ये हुआ है 4753, तो 124,753। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में एक आएगा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और दूसरा आएगा फाइनेंस कॉस्ट। तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या जाएगा, करंट सर्विस कॉस्ट 3 लाख, ठीक है, फिर नेट एक्चुरियल लॉस 124,753, 154,753 ये वाला, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में क्या जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट 20 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न 114,753, $94,753 नेगेटिव। फाइनेंस कॉस्ट आपका नेगेटिव होगा क्योंकि नेट रिटर्न आपका जो है ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहां दिखेगा डीबीओ लाइबिलिटी 17 lakhs माइनस प्लान असेट्स 1020, ये दिखेगा 680। गाइस इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया खत्म। बोलो जी, समझ में आया? ठीक है, क्लियर। एक तरीके से एक फुल फ्लैश क्वेश्चन में सब कुछ आ गया। चलिए 64 के बाद बच्चों 65 का क्या हुआ, 65 मैंने करवाया था क्या? सर अपना एड्रेस बता दीजिए, अगर पास हुई तो आपके पैर छूने हैं। यहीं से आशीर्वाद, और अच्छी बात है, मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हो, पास हो जाओ यही बढ़िया है। चलो क्वेश्चन नंबर 65 का क्या क्या किया, वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। मैंने जो आज तुम लोगों को एक समरी लिखवाई है ना लीव वाली, वो ध्यान रखना बेटा, जो समरी लिखवाई ना लीव वाली वो ध्यान रखना। एक्यूमुलेटिंग, नॉन एक्यूमुलेटिंग, एक्यूमुलेट में दो तरीके से ऐसे ऐसे होगा, ये सब डन। यस सर डन हो गए हैं, तो ये भी मैंने आरआर में करवा लिया है। दैट्स इट गाइस, बस इतना ही है। अब आरटीपी है नहीं, एमटीपी मेरे तक पहुंचा नहीं है, मुझे एमटीपी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे दिखा नहीं। आजकल शायद सुना है एमटीपी डायरेक्टली वो बीओएस के एप्लीकेशन पे आता है ना, वो बीओएस के एप्लीकेशन पे आता है। तो वहां से अगर मुझे निकाल के कोई भेज दे, मुझे व्हाट्सएप कर दे एमटीपी, तो मैं एक बार वो देख लूंगा। तुम में से अगर किसी के पास एमटीपी हो तो प्लीज यार मुझे एमटीपी भेज देना। नथिंग इन एमटीपी सर, फिर भी भेज देना। एमटीपी जो आ गई अभी सितंबर वाली, प्लीज मुझे भेज देना, विद सॉल्यूशन वाली मुझे भेज देना। सॉल्यूशन नहीं आया तो सिर्फ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर आया तो मुझे भेज देना कोई भी, ठीक है। सो गाइस इतना ही था, बताओ और कुछ चाहिए आपको मेरी तरफ से? आज AS15 इज डन, जल्दी हो गया खत्म। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि AS15 आप 25 मिनट का वो जरूर वो देखना। AS15 25 मिनट्स का आप जरूर देखना, ये वाला
ये वाला आप 25 मिनट्स का जरूर देखना। ये तो क्या है, फुल फ्लैज है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है AS15 में, वो 6 आवर्स का है, ये रेगुलर कोर्स का लेक्चर है। 25 मिनट मैंने पूरा भरपूर चार्ट रिवीजन करवाया है शानदार तरीके से, वो भी देख लेना एक बार, ठीक है। चलो अभी अपना क्या हो गया, AS15 भी हो गया। अब बताओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। AS15 हो गया, अब कल क्या होगा, AS16। कल क्या होगा, AS16। सर एक ही RTP निकला है क्या, तो कितने आते हैं भाई, एक अटेम्प्ट में एक ही आता है। AS16 बोरोइंग कॉस्ट, लेक्चर देख के आना RR का। कल मिलते हैं रात को 8:30 बजे, कल मिलते हैं 8:30 बजे। AS16 मस्ट डू क्वेश्चंस में, AS16 7 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। तो भाइयों बहनों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपका अकाउंट्स अब धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रहा होगा। हाँ, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बस बने रहो मेरे साथ। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं, अगर आप मेरे साथ बने रहे ना, आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा करवा के मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको 70+ दिलवा दूं, ठीक है। सर बाकी के क्वेश्चंस कब अपलोड होंगे यार, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर मैं समय आने पर कर दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।